Hello everyone, welcome back and welcome to IT Point. See, कल हमने क्या डिसाइड किया था? इससे पहले हमने डिसाइड किया था कि we will start with basic mathematics. But एक थॉट मेरे माइंड में आया. क्या है बेसिकली वो थॉट? वो थॉट ये था कि यार जब तक तुम लोग इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं करोगे या जब तक हम फेस टू फेस बैठ करके बात नहीं करेंगे कि तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अगर अपने को बेसिक प्रॉब्लम नहीं पता चलती इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की, तो हमें ये नहीं पता कि बेसिक मैथमेटिक्स के कितने डीप में हमें जाना है, राइट? फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को हो सकता है स्ट्रेट लाइन आती हो, किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती हो, और ये भी पॉसिबल है कि few of you doesn't know anything at all. In that case scenario, what is the best possible option? तो मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि यार एक काम करते हैं, फिलहाल ये लेक्चर ऑनलाइन है और जब तक मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या है, मींस इंडिविजुअली आप कैलकुलेशन में कितने परफेक्ट हैं, टिल देन जब तक हमें ये आइडिया नहीं है, हम एक कॉमन सेक्शन के साथ प्रोसीड करेंगे जो कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक होगा, काइनेमेटिक्स। एक बार जब हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एडअप हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप सभी से इंडिविजुअली बात करूंगा कि मैथमेटिक्स के किस पोर्शन में, बेसिक कैलकुलेशन के किस पोर्शन में किसको क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम उस सेक्शन में आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो लेट्स डू वन थिंग, फॉर अ टाइम बीइंग लेट्स स्किप बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीटली एंड वी विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। ओके जी, चलो तो शुभारंभ करना शुरू करें। ठीक है जी, तो बेटा ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। हालांकि इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स है जो कि आपका आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और दूसरा टॉपिक आता है वेक्टर्स। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हम लोग यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं? यहां से हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो यूनिट एंड डायमेंशन है और वेक्टर्स है, वेक्टर्स तुम्हारा मैथमेटिक्स में फिर से बताया जाएगा, और यूनिट एंड डायमेंशन इट्स वेरी इजी टॉपिक, इसको आप कभी भी थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग वन कौन सा है जहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, वो है आपका काइनेमेटिक्स, और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे मोशन की शुरुआत। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स सिंपली मींस स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। अब ये क्या मतलब हुआ विदाउट इट्स कॉज? जैसे एक लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, एक पार्टिकल है जो 50 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, पार्टिकल बेटा फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई तो रीजन होगा कि पार्टिकल फॉल हो रहा है। किसी ने पार्टिकल को थ्रो किया होगा, किसी ने पार्टिकल को ड्रॉप किया होगा, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेमेटिक्स में हम सोर्स की बात नहीं करते, हम उस रीजन की बात नहीं करते, हम उस फैक्टर की बात नहीं करते जिसके कारण मोशन शुरू हुआ है। और हम सबको पता है कोई भी पार्टिकल अगर मोशन शुरू करता है तो इसके पीछे रिस्पांसिबल फैक्टर कौन सा है? बताओ जरा फटाफट। यस, दैट इज राइट, द रिस्पांसिबल फैक्टर इज फोर्स। तो कहने का मतलब यहां पे हम फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम किसकी बात करेंगे? यहां पे हम स्टडी करेंगे मोशन की। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। क्लियर हो गया बेटा? पहले इस वर्ड का मतलब समझ में आया। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। मोशन इन 1D के अंदर क्या आ जाएगा? मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। जैसे अगर तुम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, बाइसिकल ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, वो सब किसके ऊपर मूव करती है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ पर्टिकुलर प्लेन, या 1D मोशन। हालांकि कार आपकी एक सरफेस पर मूव करती है। अगर हम 1D की बात करते हैं तो 1D मोशन का मतलब बेटा क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर इस मार्कर पे एक एंट है, एंट का मतलब समझते हो ना, चींटी, छोटी सी प्यारी सी चींटी, अगर वो इसके ऊपर मूव कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं? चींटी हमारी स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है,
और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन इन टूल। क्लियर? ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर क्या है बेटा, बोर्ड के अंदर ये आपकी लेंथ हो गई एंड दिस इज योर विड्थ। तो लेंथ और विड्थ बन के क्या बन गया, एरिया, और ये बेसिकली क्या है, प्लेन। तो कोई भी चीज अगर इस सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन इज गोइंग ऑन इन अ पर्टिकुलर प्लेन। लेकिन अगर मैं बर्ड की बात करता हूं बेटा, बर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, हवा में उड़ सकती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हम सरफेस पे मूव करते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड किस पे मूव करती है, एयर में। एयर का मतलब क्या हो गया, यहां पे देखो, सपोज करो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और कोई पार्टिकल यहां से आगे की तरफ आए तो यार जो डायमेंशन होता है इसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। या सिंपल वर्ड्स में दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस। जेड का मतलब क्या हुआ, दिस एक्सिस इज कमिंग आउट लाइक दिस। मतलब अगर मैं इसी को डायग्राम के थ्रू बनाना चाहूं तो ये हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस। कितना एंगल है तीनों एक्सिस के बीच में, z और x के बीच का एंगल 90, z और y के बीच का एंगल 90। तीनों एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90। तो अगर कोई बॉडी है जो कि एयर में मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे हमने बर्ड का एग्जांपल लिया, उसका मोशन किस में हो रहा है, 3D में, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ओके, तो यार हम लोग एक वर्ड काफी बार यूज कर रहे हैं और वो वर्ड है मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिस कम्स इनटू आवर माइंड, व्हाट इज मोशन? मींस मोशन का मतलब क्या है? कब हम कहेंगे कौन सी बॉडी स्टैटिक है और कौन सी बॉडी मूव कर रही है? देखें, इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बेटा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, याद करो जब तुम ट्रेन में जर्नी करते हो, व्हाट हैपेंस, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े, रिमेंबर दिस एग्जांपल, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, ट्रेन आती है, चुक 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 चुक, प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होगी। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो बेटा ट्रेन हमें मूव करती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाता हूं और जब मैं खिड़की के बाहर देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रीज है, जो पर्सन है, क्या वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, याद करो, आई थिंक शायद आपके साथ लाइफ टाइम में 100% एक ना एक बार हुआ होगा बेटा, दो देयर आर टू ट्रेन्स व्हिच आर स्टैंडिंग पैरेलल। ठीक है, कहने का मतलब एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, आप ट्रेन में मस्त एकदम आराम से पैर फैला के बैठे हुए हैं। सडनली आपकी ट्रेन चलना शुरू करती है, आपको लगता है वाह भाई चलो मोशन शुरू हो गया हमारा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि यार मेरी ट्रेन तो मूव ही नहीं कर रही थी, ये तो बगल वाली ट्रेन थी जो कि मूव करके आगे निकल गई। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है बट एक्चुअल में बगल वाली ट्रेन मूव कर रही होती थी। इन द सेम वे जब हम प्लेटफॉर्म पे है तो हमें ट्रेन मूव करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम ट्रेन के अंदर है तो हमें प्लेटफॉर्म मूव करता हुआ दिखाई देता है, पर्सन मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ट्रीज मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इन सब का आंसर छुपा हुआ है किसके पीछे, रिलेटिव मोशन। तो मोशन को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, व्हिच मींस भाई कौन सी बॉडी स्टैटिक है और कौन सी बॉडी मूव कर रही है। जैसे यहां देखो, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देने वाला हूं तुम लोग को। सपोज करो बेटा ये अपनी अर्थ है एंड इस अर्थ पे अ पर्सन इज स्टैंडिंग। नाम बता बेटा इनका फटाफट, क्या नाम बताया था मैंने इनका? द नेम ऑफ द पर्सन इज मिस्टर ए। ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये, पूरी की पूरी फिजिक्स ये आपको कंप्लीटली समझाने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या, when Mr. A is standing upon earth, जैसे मैं, अगर तुम मेरी स्टेट देखो राइट नाउ, what is my condition? I am static, मैं स्टेशनरी हूं, मैं स्थिर हूं। लेकिन सपोज करो अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो, मैं तुम लोग को स्टेशनरी दिखाई दे रहा हूं, सडनली तुम्हारा कोई फ्रेंड है
उसने कहा यार मेरे को अर्थ पे मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं थोड़ा चंदा मामा के पास चलते हैं, थोड़ा घूम फिर करके आते हैं. And suddenly your friend, he can be anyone, let us assume your friend is Mr. B. Mr. A के फ्रेंड है भाई साहब Mr. B, और Mr. B जब Mr. A को देखेंगे, ये बेटा अपनी होगी अर्थ. This is our earth and this is our चंदा मामा, his name is Moon. Okay. तो जो A का फ्रेंड था जो B है, एक और कैरेक्टर लेकर के आते हैं. Let us assume there is another friend and his name is Mr. C. Okay. ध्यान से देखो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा. Mr. A is present on earth और ये जो अपने Mr. B हैं, Mr. B जो है वो Mr. A को ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाम तो सेम हो गया तो इनको Mr. C कर लेते हैं. Mr. B Mr. A को ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ Mr. C भी Mr. A को ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या दिखाई देगा? Mr. A जो है वो Mr. C को क्या दिखाई देगा? स्टेशनरी. क्लियर? लेकिन हम सभी को पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के क्रॉस करती है, इसलिए बेटा क्या हो रही है? रोटेट हो रही है. तो जब चांद पे बैठे हुए अपने भाई साहब मिस्टर बी मिस्टर ए को देखेंगे तो मिस्टर ए स्टेशनरी करता हुआ दिखेगा या रोटेट करता हुआ? यस, आंसर इज करेक्ट. क्या आंसर है? आंसर ये है कि जब मिस्टर बी मिस्टर ए को देखेगा तो ये घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मिस्टर सी जब मिस्टर ए को देखेगा तो ये क्या दिखाई देगा? स्टैटिक या स्टेशनरी. जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, आप सभी लोग मुझे क्या देख रहे हैं? स्टैटिक. लेकिन अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो मून के ऊपर चला जाता है और जब वो मुझे देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे दिखाई देगा कि अर्थ रोटेट हो रही है. और अगर अर्थ रोटेट हो रही है, मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, तो अर्थ के रोटेशन के साथ ही उसे क्या दिखाई देगा? कि मैं भी उसी के साथ साथ क्या कर रहा हूं बच्चों? रोटेट हो रहा हूं. तो कम बैक टू द सेम क्वेश्चन. व्हाट वाज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज whether I am static or in a state of motion. Answer is both. I am static as well as I am in motion. Now that's a contradiction. कैसे समझे इसको? किसी भी बॉडी की स्टेट स्टैटिक भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है. सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है. कौन देख रहा है का मतलब who is the observer. Try to understand. मोशन बेटा कुछ भी नहीं है. मोशन is just like मोह माया. मोह माया समझते हो? मोह माया का मतलब क्या हुआ? तुलसीदास जी ने कहा है, जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी. फिलहाल अभी मैं उसको कोरिलेट नहीं करूंगा, बस ये पॉइंट समझो कि इस पर्सन को मिस्टर बी जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मिस्टर सी जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टेशनरी दिखाई देगा. विच सिंपली मींस कोई भी बॉडी ना तो स्टैटिक होती है ना ही कोई बॉडी मूव कर रही होती है. सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर. ऑब्जर्वर की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक बॉडी जो स्टैटिक है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वही बॉडी किसमें हो सकती है? मोशन में. तो जब तुमसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन और हाउ कैन यू से समबॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन और इन रेस्ट, सिंपली तुम्हें क्या कहना है? फर्स्ट लेट मी नो हु इज द ऑब्जर्वर. सेम ऑब्जर्वर के लिए या सेम पर्सन के लिए एक ऑब्जर्वर कह सकता है कि वो स्टेशनरी है और दूसरा पर्सन कह सकता है कि वो किसमें है? मोशन में. ओके, सो आई होप फर्स्ट थिंग तुम्हें समझ में आई कि मोशन का मतलब क्या है. मोशन का सारा खेल भाई साहब किसका है? सारा खेल है ऑब्जर्वर की लोकेशन. अब चलो बेटा देखो, अगर अपने को मोशन को समझना है, पहली चीज ध्यान दो, अगर अपने को मोशन को समझना है तो सबसे पहले मोशन के होते हैं कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स और उन पैरामीटर्स को अपने को समझना पड़ेगा. जैसे अगर आपको पूरे के पूरे ह्यूमन को समझना है तो बेटा सारी बॉडी पे रिसर्च करोगे ना, हैंड्स पे, हाथों पे, ब्रेन के ऊपर, लेग्स के ऊपर, स्टमक के ऊपर. तो अगर ह्यूमन को एनालाइज करना है तो आपको सारी बॉडीज को एक साथ करके देखना पड़ेगा. इन द सेम वे अगर मोशन को हमें एनालाइज करना है तो किसी भी मोशन को एनालाइज करने से पहले उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. बेसिक पैरामीटर जैसे डिस्टेंस हो गया,
डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन सारी चीजें जब एक बार तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम मोशन इन 1D, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। ओके, सबसे पहले बेसिक में हम कैसे शुरू करेंगे? मोशन के बारे में हमें समझ में आ गया, ना तो कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ना कोई बॉडी मोशन में है, सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहां पे ध्यान देना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन आई होप तुम लोगों ने पढ़ी होगी, सभी को पता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? कोई भी एक्स वाई जेड अगर दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वही उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे यहां पे ध्यान दो, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं किससे? स्ट्रेट लाइन से, तो दिस लेंथ इज नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अलावा और कोई पाथ चूज करो। चलो भैया, मैंने एक ये चूज कर लिया, दूसरा ये चूज कर लिया, तीसरा ये चूज कर लिया। इसको छोड़ के चाहे जितने भी पाथ तुम चूज करोगे, इन सारे पाथ्स की जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ से बच्चों क्या है? ज्यादा। तो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे और जो लाइन आएगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? तो डिस्टेंस एक्चुअल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? शॉर्टेस्ट। जैसे अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली, इसको मान लो ये स्ट्रिंग है, अगर इसकी एक्चुअल लेंथ को मेजर करो, इन सारी लेंथ को धीरे धीरे एक एक करके टिक 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 ऐड कर दो, तो जो ये एक्चुअल लेंथ है यही क्या है आपका? दिस इज योर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूंगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। और थ्योरेटिकली अगर एक बार अपने को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट बेटा हम कैसे समझेंगे? लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चले भाई, ओके, जस्ट अ मिनट, हमिंग साउंड इज देयर। ओके, अब देखो बेटा, बेसिकली क्या हो रहा है? सेम कंसेप्ट को अगर हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझना चाहें, तो न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको कैसे समझेंगे? ध्यान दें, जस्ट अ मिनट। ओके, तो बच्चों अपने को यही करना है। पहले हम क्या करेंगे? थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसको न्यूमेरिकल के साथ हम मैच करेंगे। जैसे यहां पे ध्यान दें, चलो भाई एक पर्सन ले लेते हैं और वो पर्सन बेटा क्या कर रहा है? वो पर्सन जा रहा है ए से बी पॉइंट पे। कैसे जा रहा है? एक बार हो गया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, दूसरी बार वो जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ से, ठीक इस तरीके से। दिस इज आवर पाथ नंबर 1। पर्सन ने ए से शुरू किया और बी पे अपने मोशन को टर्मिनेट कर दिया। और जब भी मैं पर्सन की बात करता हूं, तो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं? हमेशा ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर ए। चले भाई, तो बेटा ये तो मिस्टर ए है, ये पहले ए से बी पे गया, कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। फिर मिस्टर ए जो है वो ए से बी पे गया, किस पाथ के थ्रू जा रहा है? सेमी सर्कुलर पाथ। और उसके बाद पर्सन ए से बच्चों जा रहा है बी की तरफ वाया पाथ नंबर 3। तीनों केसेस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? तीनों केसेस में हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम लोग आने वाले हैं। क्या है वो कंक्लूजन? लेट्स सी।
Okay, first this is our path number 2 and this is our path number 3. Let us assume कि ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसकी लेंथ है 2 मीटर। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 मीटर है तो ये जो डायमीटर होगा, बताओ जरा फटाफट क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा बोलो ना? Okay, nobody is there to speak, but I hope you can understand, right? लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 4 मीटर। ओके जी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मैंने जूम कर ली, दैट इज 3 मीटर। क्वेश्चन समझते जाना और क्वेश्चन को फटाफट पकड़ते जाना। क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? क्वेश्चन ये था, पर्सन गया वाया पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। क्लियर? तीनों केसेस बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, जो भी अपना पर्सन था पाथ 1 को चूज करते हैं, 2 को चूज करते हैं, 3 को चूज करते हैं। तो एक कॉलम हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाथ, फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों डिस्टेंस? फिर से बताओ जरा फटाफट। एक्चुअल पाथ, हमेशा याद रखना डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ। फिर नेक्स्ट जो कॉलम हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। और हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि तीनों केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी आती है। जैसे पाथ नंबर 1 की बात करते हैं, क्या है बच्चों? ये सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर मींस समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ओके। और इसकी रेडियस अपने को कितनी दी गई है बच्चों? ये रेडियस अपने को दी गई है 2 मीटर। ठीक है। सेकंड पाथ की बात करते हैं। सेकंड पाथ अपना बेटा क्या दिया गया है? सेकंड पाथ दिया गया है स्ट्रेट लाइन। दिस इज आवर पॉइंट नंबर ए, दिस इज आवर पॉइंट नंबर बी। ओके। और इसके बाद थर्ड है। थर्ड पे अपने को क्या दिया गया है? दिस पर्टिकुलर, ध्यान से देखो, दिस पर्टिकुलर पाथ। ओके, तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो भाई अब एक काम करते हैं। तीनों केसेस में बेटा क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस का मतलब फटाफट अपने माइंड में आना चाहिए, क्या मतलब होता है डिस्टेंस का? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब जो ओरिजिनल पाथ है उस ओरिजिनल पाथ की लेंथ कितनी है। तो भाई साहब चलो बच्चों बताओ, ये कैसा पाथ है? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपको निकालना है। अगर पूरा सर्कल होता तो लेंथ कितनी होती? 2 पाई आर। हाँ जी, अगर सेमी सर्कुलर है तो बेटा लेंथ कितनी होगी? हाफ हो जाएगी, which means 2 पाई आर का हाफ कितना होगा? पाई आर। तो हमने को पता चल गया लेंथ विल बी इक्वल्स टू पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3.14 और आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 पॉइंट क्या आ गया? 28 मीटर। क्लियर? तो फर्स्ट केस में जब मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा तो डिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 6.28 मीटर। सबको क्लियर? चलो भाई आगे देखो। सेकंड की बात हम लोग करते हैं, फटाफट समझते जाओ। सेकंड पाथ में जो अपने मिस्टर ए भाई साहब थे वो किस पे गए? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्चुअल पाथ बेटा कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक की लेंथ आपकी कितनी है? 4 मीटर। तो डायरेक्टली मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 4 मीटर। क्लियर? थर्ड पे हम लोग फटाफट आते हैं। ये लेंथ कितनी है? 3 मीटर्स, which means this particular length is 3 meters। ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। ऐड कर दो सबको, 3 + 3 + 4, टोटल वैल्यू इज हाउ मच? 10 मीटर्स। क्लियर? तो हमने क्या किया? फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, तीनों केस में क्या निकाल लिया? डिस्टेंस। अब हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था बेटा? याद करो डेफिनेशन। द डेफिनेशन वाज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वाज शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट करना है किसके साथ? स्ट्रेट लाइन। यहां पे देखो ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट ए, यहां पे देखो ये है अपना एंडिंग पॉइंट बी। स्टार्टिंग को मैंने एंडिंग से कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी? यस यू आर राइट, लेंथ इज 4 मीटर। तो बेटा फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ?
4 मीटर। क्लियर? आ गया समझ में? सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में बेटा क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, लेंथ कितनी है 4 मीटर। तो सेकेंड केस में भी जो लेंथ की वैल्यू अपनी आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है 4 मीटर। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट, कनेक्ट किया 3 + 4 + 3 कितनी लेंथ हो गई 6 + 4, ये हो गया आपका 10 मीटर। लेकिन ये जो हमने ऐड किया है ये क्या था, ये था डिस्टेंस। अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग को कनेक्ट करो एंडिंग के साथ, बीच से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। और ये जो लेंथ मेरी आएगी, ये लेंथ बेटा कितनी है फिर से 4 मीटर। ध्यान से देखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम लोग आने वाले हैं। क्या है बच्चों वो कंक्लूजन, वो कंक्लूजन ये है, क्या हमने चूज किया 3 डिफरेंट पाथ्स। फर्स्ट पाथ ये हो गया बेटा, सेकंड पाथ ये हो गया थर्ड। और तीनों केसेस में जब हमने डिस्टेंस की वैल्यू देखी तो फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों केसेस में डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। बट अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो रहा है, तीनों केसेस में जो मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन कंक्लूजन बेटा अपना क्या हुआ। यहां से हम 2 कॉमन कंक्लूजन निकालेंगे, ध्यान देना। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, चाहे फर्स्ट पाथ की बात करो या सेकंड पाथ की या फिर थर्ड पाथ की, तीनों केस में जो अपने मिस्टर ए है उन्होंने मोशन कहां से शुरू किया, ए से। तीनों केस में जो मिस्टर ए है उन्होंने मोशन कहां पे एंड किया, बी पे। तो अगर स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग पॉइंट सेम है तो तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। व्हिच सिंपली मींस डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये केवल और केवल बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट। समझ में आया सबको? अच्छा, डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान दे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भले ही तीनों केसेस में सेम है, बट जो डिस्टेंस की वैल्यू है फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों केसेस में बच्चों डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो क्या समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ। What is the next important point? Next important point is distance. फर्स्ट केस में देखो बच्चों, फर्स्ट केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा। सेकंड केस में देखो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल। थर्ड केस में देखो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। Which simply means अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हिच मींस डिस्टेंस will always be greater than or equal to displacement. Okay. Distance will always be greater than or equal to displacement. चले यहां तक कॉपी करें फटाफट, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Okay, I hope you have something popular here.
हेलो 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 हेलो। ओके तो अब देखो ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीजें अपने को क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, वेलोसिटी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा अगर अपने को मोशन को समझना है तो मोशन को समझने से पहले अपने को उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको समझना पड़ेगा। चलो भाई ध्यान दो, अगर बच्चों हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो याद करो जो अपना बेसिक लेक्चर था, वेलोसिटी को अगर अपने को समझना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलोसिटी। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसी में मैंने तुम लोग को समझाया था कि अगर वेलोसिटी को समझना है तो वेलोसिटी को समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर मोशन कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज हो रहा है, विच मींस कल जो मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले जब मैं यहां से वॉक करते हुए गया एयरपोर्ट तक, माय वेलोसिटी वाज डिफरेंट। जब मैं एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट पिकअप की और जब मैं फ्लाइट पे था देन माय वेलोसिटी वाज डिफरेंट। और उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा और उसके बाद जब मैंने कैब बुक की देन माय वेलोसिटी वाज डिफरेंट। तो अगर इस तरह का मोशन है तो इस तरह के मोशन में हम क्या डिफाइन करते हैं, इन सच टाइप ऑफ मोशन वी डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन अगर टाइम की वैल्यू फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक सर्टेन टाइम है, उस समय अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो उस समय जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों, वेलोसिटी को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सेकेंड पार्ट जो अपना हो गया ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, एवरेज मींस टाइम ड्यूरेशन विल बी देयर। जो भी मोशन हो रहा होगा वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, एट अ स्पेसिफिक टाइम। ओके जी, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। ओके जी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एवरेज। सिंपल सा बच्चों इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखते जाना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। इसी को मैं आगे लिखूंगा x2 माइनस x1, ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज होती है, डिवाइडेड बाय, दैट्स व्हाई हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एरो। स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन बच्चों पता है ना तुम लोग को। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं। अगर आपको वेक्टर नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना सिंपल सा फंडा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था बच्चों तुमको, जो आता है बहुत अच्छा है, जो नहीं आता है वो और भी अच्छा है। क्योंकि जो चीज अपने को नहीं पता है वो आगे चल के हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है सर वी एवरेज का ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये x1 x2 और t1 t2 क्या है, लेट मी टेल यू। x1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट,
x2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, t1 क्या है बच्चों, स्टार्टिंग टाइम, और t2 तुम्हारा क्या है, एंडिंग टाइम। जैसे आप यहां पे देखें, सपोज करें ये है अपनी x एक्सिस एंड दिस वन इज योर y एक्सिस। एक पर्सन है जो पहले यहां पे स्टेशनरी है, ओके, यहां पे बेटा स्टेशनरी है, ये लेंथ कितनी है आपकी 2 मीटर्स। तो जब हम ओरिजिन से लेंथ को काउंट करेंगे तो इनिशियली ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 2 मीटर, तो x1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2 मीटर। क्लियर हो रहा है? थोड़ी देर के बाद जो ये अपने पर्सन है, और ध्यान दें मैं नाम लूं या ना लूं, अपने इन पर्सन का नाम क्या है बच्चों, यस यू आर राइट, द नेम इज मिस्टर ए। थोड़ी देर के बाद मिस्टर ए आपके आगे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, रीजन इज अननोन, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद यहां से जो इसकी लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 10 मीटर। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मोशन अपना शुरू हुआ तो इनिशियली ये भाई साहब खड़े थे x इक्वल्स टू 2 मीटर पे, थोड़ी देर के बाद जब ये आगे चले गए तो इनका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना हो गया, 10 मीटर, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर। तो बच्चों x1 और x2 का मतलब समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। x1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x2 क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, t1 स्टार्टिंग टाइम और t2 क्या हो गया आपका, एंडिंग टाइम। ओके, सेम चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों किसके साथ, ग्राफ के साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि ग्राफिकल एनालिसिस में तुम लोग कितने परफेक्ट हो, बट स्टिल मैं ग्राफ तुम लोग को बताने जा रहा हूं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे क्लास के बाद बता देना, जब हम फेस टू फेस होंगे या जब हमारी क्लासेस शेड्यूल होंगी तो वहां पे ग्राफिकल एनालिसिस मैं तुम्हारी कंप्लीट करवा दूंगा। सो डोंट वरी अगर तुम्हें ग्राफ नहीं आता, ऑल्दो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा प्रॉब्लम मत लेना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो समझ में आ जाए अच्छी बात है, जो नहीं आए और भी अच्छी बात है। ग्राफ आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आएगा, और एक बार जब मेरा तुम लोग के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके बाद से फिर मैं बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। यहां पर देखो ग्राफ बेटा मैं किसके बीच में डिजाइन कर रहा हूं, आई एम डिजाइनिंग द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट जो कि है मीटर में, और यहां पे टाइम t हो जाएगा जो कि हो जाएगा सेकंड्स में। मतलब इस एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो क्या काउंट करेगा, टाइम, और इस एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो क्या काउंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। लेट अस अज्यूम एक पार्टिकल था जो पहले प्रेजेंट था a पॉइंट पे, एंड आफ्टर सम टाइम यही पार्टिकल मूव करते करते कहां पे चला जाता है, b पॉइंट। ध्यान से देखते हैं। अब यार इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो a पॉइंट का अगर मैं x या पैरामीटर लूं, इस पैरामीटर पे ये a पॉइंट पे बेटा क्या हुआ, मोशन की स्टार्टिंग, a पॉइंट पे मोशन शुरू हुआ, तो a पॉइंट पे जो टाइम है उसको मैं बोलूंगा स्टार्टिंग टाइम, और स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, t1, दैट्स व्हाई आई विल रिप्रेजेंट इट t1, क्योंकि टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस एक्सिस पे, यस यू आर राइट, टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस। दूसरी चीज देखो, b पॉइंट कौन सा है, b है अपना एंडिंग पॉइंट, तो अगर ये अपना एंडिंग पॉइंट है तो यहां पे जो टाइम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फाइनल टाइम, और फाइनल टाइम को बच्चों में किससे लिखूंगा, t2 से। x एक्सिस समझ में आ गया, चलो अब y की बात करते हैं। y पे बच्चों हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ भाई साहब, मतलब ये हुआ, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, A से मोशन शुरू हुआ तो A पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज x1, ठीक है जी। अच्छा, मोशन फिर आपका फिनिश हुआ B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को बच्चों में क्या कहूंगा, x2। यहां तक क्लियर हुआ? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लेकर के आने वाले हैं। V एवरेज का जो अपना फॉर्मूला आया था, ध्यान दें, ये फॉर्मूला आ गया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसी को हमने लिख दिया था डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, इसी को हमने लिख दिया था x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1।
अब यहां पे देखो, ये जो मेरा पर्टिकुलर लेवल है, लुक एट द बोर्ड, ये जो लेवल है ये x1, और यहां पे जो लेवल है, यहां पे ध्यान से देखते जाओ, ये लेंथ बेटा x2 है, ये लेंथ x1 हो गई, ओरिजिन से यहां तक की लेंथ x2 हो गई। तो अगर x2 में से मैं x1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये जो लेंथ अपनी आएगी, दिस लेंथ विल बी x2 माइनस x1। ध्यान से देखते जाएं, ये लेंथ हो गई अपनी x2 माइनस x1। इन द सेम वे ये लेंथ अपनी t1 है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज t2। तो अगर इस लेंथ में से इस लेंथ को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो लेंथ आपकी बचेगी वो क्या बन जाएगी, t2 माइनस t1। चलो अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा, है ना? चलो भाई, x2 माइनस x1 आ गया, t2 माइनस t1 आ गया। अब देखो आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या किया बच्चों, a और b को कनेक्ट कर दिया वाया डॉटेड लाइन, ठीक है। अब यहां पे देखे a b, इस पॉइंट में मान लेता हूं c, क्या दिखाई दे रहा है अपने को दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं मान लूं कि ये एंगल मेरा है थीटा, क्या एंगल है बेटा मेरा, थीटा, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहां पे देखिए जो tan थीटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो जो भी मेरा v एवरेज का फॉर्मूला आया था, जो कि यहां तक आ गया था, क्या यही वैल्यू मैं tan थीटा लिख सकता हूं? ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल, यस, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज tan थीटा। और अपने को पता है tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ जरा फटाफट, याद आया कुछ हाई स्कूल में, क्या रिप्रेजेंट करता है tan थीटा? tan थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप, किस चीज का स्लोप, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या कहूंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन भाई, ये जो अपनी AB लाइन हो गई, क्लियर। तो अगर मुझे v एवरेज निकालना है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत सारे फंडे हैं, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, या फिर अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है और उन दोनों को बच्चों में अगर एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता हूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी आती है, इसी का स्लोप v एवरेज वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल। ओके, तो आई होप बच्चों यहां तक क्लियर हो गया एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, पहले इसको फटाफट अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, देखते जाए। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, या एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले क्यों ना एवरेज वेलोसिटी पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान दो, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी। एग्जाम में क्या आने वाला है, चाहे आप जेई पढ़े, नीट पढ़े, क्यूयूपीआई पढ़े, एनटीएससी पढ़े, व्हाटएवर इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देयर विल बी ओनली क्वेश्चंस, मोर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हर एक कंसेप्ट हमें अच्छे से पढ़ना है, पूरी डिटेल में पढ़ना है, और एक बार जब हमने डिटेलिंग कर ली तो उसके बाद हमें उसके ऊपर बेस क्या सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। चलो भाई, कौन सा न्यूमेरिकल लेके चले, चलो सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। लेट अस अज्यूम कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। कैसे डिपेंड कर रहा है, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने लिख दिया टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। सपोज करो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, कॉपी करो इसको फटाफट 2 मिनट में। ओके, चलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे फ्रेम कर रहा हूं।
एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो कि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं t की वैल्यू चेंज करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? आंसर इज चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, चलो करके देखते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने t की वैल्यू रखी 0, मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मैं t की वैल्यू 0 रख दूं, जो भी ये फंक्शन है इसमें t की वैल्यू 0 रख दूं, अरे फंक्शन का मतलब तुम्हारे घर वाला फंक्शन नहीं है बेटा, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑलवेज रिमेंबर। अगर मैं t की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, t की जगह रखो 0, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी मतलब क्या हो गया 4 इंटू 0 प्लस क्या हो गया 2। क्लियर? तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना हो गया 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो गया, यस आंसर इज 2 मीटर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर टाइम की वैल्यू में फिर से चेंज करूं, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं t की वैल्यू रखता हूं 1 सेकेंड, व्हाट डज इट मीन, x की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा 1 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। न्यूमेरिकल अभी नहीं सॉल्व कर रहे, बस मैं क्या शो कर रहा हूं तुम लोग को कि जैसे जैसे मैं t चेंज कर रहा हूं मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो यहां पे देखो क्या बनेगा बेटा 1 माइनस क्या बन गया 3 प्लस क्या बनेगा 4 प्लस क्या बनेगा 2। कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 4 मीटर। तो पहली चीज, जैसे जैसे टाइम हम चेंज करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चों क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अभी क्वेश्चन नहीं बनाया है, अभी केवल मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, अभी केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम के ऊपर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किस टाइम के लिए। क्वेश्चन आपका यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई, अपने को कैलकुलेट करना है v एवरेज कितने टाइम इंटरवल के लिए, फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ध्यान से समझना, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है और इस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्या निकालना है अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। कहां से कहां तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बेटा, 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक। तो पहली चीज, फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एन इक्वेशन, क्या करना है अपने को, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला। चलो बच्चों, फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमारा यहां पे लिखा हुआ, देख भी सकते हैं आप लोग वी एवरेज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, वी एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। t1 क्या रिप्रेजेंट करता है, जब मोशन स्टार्ट हुआ, t2 क्या रिप्रेजेंट करता है, जब मोशन तुम्हारा बच्चों क्या हुआ, एंड हुआ। यहां पे ध्यान दो, t1 कहां से कहां तक देखना है, 2 सेकंड से 4 सेकंड, मतलब क्या हो गया कि ये t1 की वैल्यू अपनी हो गई 2 सेकंड। t2 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, अपना फाइनल टाइम, मतलब क्या हुआ, मींस t2 की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 4 सेकंड। अच्छा, t1 t2 पता चल गए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बट अपने को बच्चों क्या निकालना है, अपने को निकालना है x1 और x2। x1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन मोशन स्टार्ट्स या स्टार्टिंग टाइम। x2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन मोशन एंड्स, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। चलो वो भी फटाफट करके देख लेते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता दिया। तो नाउ सी, मैं काम करता हूं, चलो आई होप ग्राफ कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, इसको फटाफट बच्चों हम लोग रफ कर देते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या दिया गया था, अपने को दिया गया था x, क्या दिया गया था, ये दिया गया था t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस क्या दिया गया था बच्चों 4t और प्लस अपने को क्या दिया गया था 2। क्या करेंगे भाई हम x1 निकालने के लिए, जो भी x1 है ये हम कैलकुलेट करेंगे, x में वैल्यू कितनी रखेंगे, स्टार्टिंग टाइम t1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये डिस्प्लेसमेंट है इसमें हम t की वैल्यू बच्चों कितनी रखने वाले हैं
2 सेकेंड। चलो भाई रख करके देखते हैं। t की जगह 2 रखो, क्या बनेगा 2 का क्यूब। फिर बताओ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, वेरी गुड। फिर बताओ क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा 2, क्या बन गया 8 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 2, कितना हो गया बेटा 8 8 16 प्लस 2 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 मीटर। ध्यान से देखते जा। मतलब क्या हुआ कि जब मोशन शुरू हुआ तो हमारे पार्टिकल का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था x1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 6 मीटर। चलो भाई अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे x2 कैसे निकालेंगे, लिखने का तरीका देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। x2 मतलब जो भी अपना डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है जो कि यहां पे ऊपर दिया गया है, इसमें बच्चों मैं टाइम t की वैल्यू कितनी रखूंगा, मैं टाइम t की वैल्यू कितनी रखूंगा 4 सेकंड। तो अगर मैं इसमें 4 सेकंड रख दूं, अपना एक्सप्रेशन देखो क्या बन गया, दिस इज 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 4 प्लस क्या हो गया 2। क्लियर, सिंपल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 48 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 64 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दे, आपका हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 2 कितना हो गया 34 मीटर। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझना। स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो वैल्यूज उसमें दी गई हैं उसको कॉपी कर लो। फिर ये देखो कि कौन सी चीज तुम्हें नहीं पता है। क्या नहीं पता था x1 और x2, क्या पता था t1 और t2। इसके बाद हम क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, राइट डाउन द फॉर्मूला। यहां पे ध्यान दें, एवरेज वेलोसिटी में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, v एवरेज, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा t2 माइनस t1। ओके जी, x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये आ गई 34 मीटर। मीटर हटा देते हैं माइनस x1 बच्चों अपना कितना आ गया था 6 मीटर माइनस क्या हो गया 6 मीटर होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 का मतलब क्या हो गया 4 सेकंड में से 2 सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी क्या बचेगा 2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 2, कितनी वैल्यू होगी बेटा 14 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब जो भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तुमसे पूछा जाता है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है और इसके बेसिस पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग कर दी, साथ ही साथ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी और क्या होती है ये हमने समझ लिया। कौन सी वेलोसिटी बची हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हिच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Tomorrow onwards we will continue. Stay healthy, stay safe and enjoy learning with IT Point. Thank you so much. Bye bye.